हेलो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केपलर के तीनों नियम, ठीक है, उसमें से सेकंड लॉ का आज अपन डेरिवेशन करेंगे। तो मुझे बताइए कि सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है क्या। अब भी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को, बताइए। यानी कि करेक्ट, यानी कि एरियल स्पीड ऑफ एवरी प्लैनेट इज कांस्टेंट। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यानी कि प्रत्येक ग्रह को उसकी गति के दौरान सूर्य से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं, ठीक है। तो चलिए डिराइव करते हैं। एक मान लेता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए उसका इलिप्टिक पाथ हो गया, है ना। सूर्य कहाँ स्थित होता है? सूर्य कहाँ स्थित होता है? फोकस पे, ठीक है, फोकस पे है। और मान लीजिए कि किसी समय, अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलिप्टिक पाथ में दो एक्सिस होते हैं। ये होता है मेजर एक्सिस, बड़ा अक्ष है, और ये छोटा एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। चलिए मान लीजिए किसी समय कोई प्लैनेट पॉइंट ए पर है, ठीक है। प्लैनेट का मास यानी द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक है। लेट मास ऑफ प्लैनेट बी m, है ना। और उसकी इनिशियल पोजीशन मान लो किसी समय वो कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है। क्योंकि वो लगातार गति कर रहा है इसलिए कुछ समय बाद उसकी स्थिति बदलेगी। मान लीजिए वो डेल्टी समय अंतराल में, टाइम इंटरवल डेल्टी में वो ए से चल करके बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैं उसकी जो भी पोजीशंस मानूंगा वो एस से ही मानूंगा, यानी कि जो भी उसकी पोजीशन, यानी कि मान लीजिए एस के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर अर्थात स्थिति सदिश, क्या चीज़? उसका वेक्टर देखना पड़ेगा अपने को। ये पॉइंट ए है ना, और कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच गए? बी पे पहुँच गए, ठीक है। कितने समय में पहुँचा है यहाँ पे? ए से बी में उसको जाने में लगा समय डेल्टी, ठीक है। और प्लैनेट का मास अपन कितना माने? स्मॉल एम। चलिए अब सुनिए मेरी बात यहाँ पे ध्यान से कि जब वो प्लैनेट ए से बी तक पहुँचा है और हमने सूर्य से उसकी स्थितियों को मिलाया है तो कुछ एरिया बना है, देख पा रहे? तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मान लीजिए ये डेल ए है। अब सुनिए, यूँ तो ए और बी दोनों पॉइंट्स इलिप्टिक पाथ पे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ए और बी एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, यानी कि बी ए के बहुत करीब है, तो लगभग मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा मेरे को मिल सकता है, सरल रेखा जैसे। यानी कि ये एक त्रिभुज के रूप में आप देख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। किस रूप में देख सकते हो? त्रिभुज के रूप में देख सकते हो, ठीक। और मुझे ये बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको आप एक ट्रायंगल के रूप में देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर ए और बी के बीच की दूरी ज़्यादा ना हो तो लगभग मुझे ये एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई यानी ए बी, आधार यानी आर। डाउट है तो पूछ लो बार बार, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आर इंटू ए बी वैक्टर। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आइए अब हम ये मान के चलते हैं कि वो जो ग्रह वी वेग से गति कर रहा है। कौन से वेग से? ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए कि ग्रह की गति या ग्रह की चाल या वेग कितनी है? वी है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और समय अंतराल डेल्टी लगा है। यहाँ से आप
ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए वी डेल टी, समझ में आ रहा है, वी डेल टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ए बी वेक्टर की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो आप लिख दीजिए ए बी वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ से बनाता हूँ, क्या मिलेगा बताइए। समीकरण 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 डेल ए इज इक्वल्स टू हाफ आर क्रॉस, ध्यान रखें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सामान्य गुणा नहीं है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या रखेंगे, वी डेल टी है ना, इस तरीके से। यहाँ तक कहीं किसी को डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये हो गया हाफ आर वी डेल टी, वी क्या है, वी वेग है, आर क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है, और डेल टी क्या है, डेल टी समय अंतराल है, ठीक है, पक्का। अब मुझे बताइए कि ये वी डेल टी जो है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या चीज़ है, मुझे ये बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि उस ग्रह का मान लीजिए संवेग, माना ग्रह का संवेग कितना मान लेते हैं, ग्रह का संवेग p है, तो क्या होता है, संवेग इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए, कितना निकलेगा, p बाई एम रख दीजिए वहाँ पर। तो अब क्या निकलेगा बताइए, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं इसको, है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो डेल इज इक्वल्स टू 1/2 आर वेक्टर, ठीक है। v की जगह क्या रखेंगे आप बताइए, p बाई एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल टी। कोई डाउट नहीं है एकदम, एक बार फिर से, चलिए नहीं दिख रहा था, एक बार फिर से। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, डेल इज इक्वल्स टू हाफ आर, और ये क्या था, ए बी की वैल्यू रखे थे अपन, ए बी की वैल्यू वी डेल टी यहाँ पे रखे, ठीक है। वी उसकी वेलोसिटी है, डेल टी टाइम इंटरवल है, कहाँ से कहाँ तक जाने में लगा समय, ए से बी तक, आर उस ग्रह का पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद मैं मान लिया कि ग्रह का संवेग कितना है, p है, तो p इज इक्वल्स टू एम भी होता है, तो v की वैल्यू निकाले p बाई एम, वहाँ जाके रख दिए। डेल टी को मैं नीचे ला लेता हूँ, तो डेल a बाई डेल टी हो जाएगा, और ये हाफ ये m हो गया, और ये r क्रॉस p ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। क्या होता है, कोणीय संवेग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ बगल में कि L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। अब सब ध्यान से यहाँ देखेंगे कि भाई डेल ए मतलब की होता है ये एरिया, डेल टी टाइम इंटरवल, दोनों डिवाइड किया गया है, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना भाई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट बोलने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, उसमें आखिर ये शब्द। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। अब बताओ उस ग्रह पर कोई बाहर से किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण यानी टॉर्क नहीं लगा रहा है, कोई प्रकार का मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, इस कारण एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एम मास द्रव्यमान वो तो नियतांक रहेगा ही रहेगा, 2 तो नियतांक है h, तो ये पूरी की पूरी राशि कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट और सामने क्या लिखा है, डेल ए बाई डेल टी, यानी इससे सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्या चीज, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया क्या, ठीक। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं, क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है। तो डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो टोटल पूरा कांस्टेंट हो गया, है ना यहाँ पे। और यही सिद्ध करना था कि एरियल स्पीड ऑफ एवरी प्लैनेट इज कांस्टेंट, ठीक है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला
ठीक है, तो इसको ऊपर बना देता हूँ मैं यहाँ से, डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा और ये आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, एल, और ये एम। क्लियर है? एल कांस्टेंट, एल क्यों कांस्टेंट ये तो बताइए। क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई टॉर्क, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स भी जिसको कहते हैं, वो नहीं लग रहा है, इसलिए एल कांस्टेंट होगा। और एम तो मास है, वो तो फिक्स ही रहेगा, तो ये पूरी राशि कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ओके है? कहीं भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।